Sunrise in Bangkok, painting the sky with gold. मेरे पीछे एक बहुत प्यारा सा सनराइज हो रहा है और इसी के साथ गुड मॉर्निंग। पहुंचा हूँ थाईलैंड पे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर। तब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ के टाइम से फ्लाइट चलेगा, ना कि इंडिया के टाइम से। तो सही रहा कि मैं बाहर नहीं गया घूमने के लिए, फ्लाइट नहीं मिस हुआ। पहुंच गया कंबोडिया और पहुंचते ही शुरू हो गया प्रॉब्लम। मेरा फॉरेस्ट कार्ड नहीं ले रहा है क्योंकि मेरे फॉरेस्ट कार्ड में AED है, दुबई दिराम है, यहाँ USD चाहिए, और जहाँ पे मनी एक्सचेंज है वहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं ले रहे। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने अपना बैग छोड़ दिया था एयरपोर्ट के अंदर और बाहर आ गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पास डॉलर नहीं था तो मैं टेंशन में था। और ये 4 साल इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इन 4 सालों के दौरान दुनिया ने ऐसा नरसंहार देखा जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। अगर आप देखोगे तो इस मीनार पे ये जगह है, ये पूरे जगह पे सिर्फ कंकाल ही कंकाल है, लोगों के सर रखे हुए हैं, और इतने सारे सर हैं कि आप पूरा दिन बिता लेंगे पर आप गिन नहीं पाएंगे। Yo, I'm Mr. Underman. Hear me out loud from the Bay of Bengal. तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। और आप जानते ही हैं कि मैं जा रहा हूं कंबोडिया, कलकत्ता से वाया बैंकॉक। सुबह के 1:50 हुए हैं और फ्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया है, और साथ ही साथ हमें ब्रेकफास्ट भी मिल गया है, जो कि बहुत ही साधारण सा है। लेकिन बैंकॉक का नज़ारा आसमान से देखकर मज़ा आ गया, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइटिंग की वजह से बैंकॉक शहर पूरी तरह से चमक रहा है और देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये है बैंकॉक का सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, और पहली बार मैं यहाँ लैंड हो रहा हूँ, और यहाँ से मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना है कंबोडिया के लिए। अभी बज रहे सुबह के 5:50 और हमें चलना है करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर अपने गेट तक पहुँचने के लिए, और साथ में सिक्योरिटी भी कराना है। लेकिन साइनेज इतना प्यारा है कि किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम आराम से जा रहे हैं। और चलते चलते हम पहुंच गए हैं अपने गेट पर, और यहाँ पर बाकी लोगों के साथ थाई स्माइल का जो एयरक्राफ्ट है उसके क्रू मेंबर भी पहुंच चुके हैं, और हम वेट कर रहे हैं अपने फ़्लाइट के लिए। तो पहुंच गया हूँ बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। अभी जस्ट उतरा हूँ, 1-1.5 घंटे बाद हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यहाँ पे वेट करना है, आई गेस। अच्छा ही रहा सब कुछ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। फ्लाइट में थोड़ा सो पाया, फ्लाइट मोस्टली खाली था। Sunrise in Bangkok, painting the sky with gold. मेरे पीछे एक बहुत प्यारा सा सनराइज हो रहा है और इसी के साथ गुड मॉर्निंग। पहुंचा हूँ थाईलैंड पे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। एयरपोर्ट पे जब ट्रांसफ़र था कंबोडिया के लिए, तो इनका बस 2 ही बहुत बड़ा टेंशन है कि लिक्विड नहीं होना चाहिए 100 ml से ऊपर, और पावर बैंक 32,000 mAh के ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी सब नॉर्मल है। किसी को इन्होंने पकड़ लिया था तो आर्मी वाले भी आ गए थे, सिक्योरिटी वाले भी आ गए थे, बड़ा इशू बन गया था। बाकी सब के लिए ठीक है। फिलहाल हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है और मेरे पीछे लोग बोर्डिंग के लगे हैं। तो दोस्तों देखिए, प्लेन जा रहा है, सनराइज़ भी हो रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। सुबह सुबह स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर बैंकॉक में बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। और अब 7:30 हो चुका है। हम चले अपने फ़्लाइट के पास। थाई स्माइल का ये एयरक्राफ्ट है। बैंकॉक टाइमिंग 7:30 पे हम उड़ने वाले हैं, और हम पहुंचेंगे कंबोडिया टाइमिंग 8:15 पर। फाइनली बैठ गया हूँ फ्लाइट पे कंबोडिया के लिए। थाईलैंड में स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे जो भी ट्रांसफ़र था वो काफ़ी फास्ट था। शुरू में थोड़ा इनकन्वीनियंस लगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लगा, बट ट्रांसफ़र जो था बहुत फास्ट था, बहुत ईजिली हो गया। अब बिल्कुल भी मतलब इनकन्वीनियंस नहीं हुआ, अब बिल्कुल भी देर नहीं हुआ, सब जगह बहुत फास्ट हुआ। सिक्योरिटी जब सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे थे तो वो बहुत टाइट था, खासकर पानी को लेकर, पावर बैंक को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। जब इतना रश हो एयरपोर्ट पे, खासकर ऑफ टाइम में भी इतना रश हो, तो लोग तो रूट होंगे ही। लेकिन बहुत जल्दी हो गया और बहुत कन्वीनियंटली हो गया। हमें एम्पल टाइम मिला इस एयरपोर्ट पर, इतना शॉर्ट टाइम होने के बाद भी। लेकिन एक बहुत बड़ा गलती करने वाला था, वो ये है कि मैं इंडियन टाइम देखकर बैठा रहा। मुझे लगा जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है अभी भी 1.5 घंटा बाद है, लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ का टाइम देखकर फ्लाइट पकड़ना था, यानी कि 1.5 घंटा पहले। मैं अगर बैठे रहता तो बैठे रहता। इन लोगों ने चेकिंग शुरू कर दिया, तो मुझे मालूम तब समझ में आया कि अरे शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं। तब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ के टाइम से फ्लाइट चलेगा, ना कि इंडिया के टाइम से।
तो सही रहा कि मैं बाहर नहीं गया घूमने के लिए, फ्लाइट नहीं मिस हुआ। फाइनली आ गया हूँ यहाँ पे, फ्लाइट पकड़ लिया है, मिस नहीं हुआ है। एक बहुत सीरियस सा मिस्टेक होता तो बहुत भारी पड़ता। खैर अब रेडी हूँ कंबोडिया के लिए। इसके बाद जो भी वीडियो होगा कंबोडिया से होगा। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको कंबोडिया आना है तो आपको सबसे इजी रास्ता है कि आप ई वीज़ा करा लीजिए। यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है, पर उसके चक्कर में मत पड़िए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो सकता है। आपको $500 पूछ सकते हैं कंपल्सरीली। हमने ई वीज़ा लिया है, हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पास शायद फॉरेस्ट कार्ड है तो मान जाएंगे या फिर उतना प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल आते हैं तो बहुत सवाल होता है, बहुत लंबा लाइन लगता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल का चक्कर मत रखिए, ई वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। यूट्यूब में सर्च मारिए ई वीज़ा कैसे निकालते हैं कंबोडिया के लिए, बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, आप उनको फॉलो करिए। 1-2 मिनट में एप्लीकेशन हो जाएगा और 3 दिन बोलते हैं, लेकिन 2 दिन में आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं, जो कि इंडिया में है। और मेरे लिए अंडमान दुनिया का सबसे सुंदर जगह है और यहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट भी यही कहते रहते हैं। और क्योंकि मैं अंडमान से हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कभी ना कभी अंडमान निकोबार आइलैंड जरूर आए। और अगर आप कभी अंडमान निकोबार घूमने आए तो ओवरऑल टूर पैकेज के लिए डिस्कवर अंडमान को जरूर कांटेक्ट करें। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कवर अंडमान इन द्वीपों का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर है और इनसे बात करके आप अपने लिए कस्टमाइज पैकेज भी बना सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ रूम बुक करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा सिम्फनी ग्रुप, जिनका होटल पोर्ट ब्लेयर में है, होटल शॉम्पेन और सिम्फनी समुद्रा, हैवलॉक यानी कि स्वराज द्वीप, नील यानी कि शहीद द्वीप में भी इनका बेहतरीन होटल है। सिम्फनी अंडमान का वन ऑफ द मोस्ट टॉप लेवल का ब्रांड है और इनके साथ आप होटल बुक करते हैं तो सभी 3 फेमस आइलैंड यानी कि पोर्ट ब्लेयर, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के लिए एक ही जगह आप रूम बुक कर सकते हैं। इससे आपका ट्रांसफर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ फेरी बुक करना है अंडमान में आके दूसरे आइलैंड जाने के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा अंडमान का टॉप फेरी सर्विस प्रोवाइडर मैक्रूज। इनके पास 1-2 नहीं बल्कि 3 फेरीज है, जिसकी वजह से कभी भी आप फेरी मिस नहीं करेंगे और इनका ऑन बोर्ड सर्विस भी टॉप क्लास होता है। पोर्ट ब्लेयर में अगर आपको खाने के लिए वेज ऑप्शन चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जो कि टोटली वेज रेस्टोरेंट है और बहुत ही हिस्टोरिक और फेमस रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट टूरिस्ट लोगों के अंदर बहुत ही फेमस है और साफ सफाई और बेस्ट सर्विस के लिए जाना जाता है। इन सभी का डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपके लिए इन्हें कॉन्टैक्ट करना बहुत ही इजी हो जाए अगर आप कभी अंडमान आए तो फिर अब आगे का सफर जारी रखते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कंबोडिया फेमस है अंकोर वाट टेम्पल के लिए, जिसे दुनिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये टेम्पल रिकॉर्डेड है एज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। बहुत सालों पहले इस मंदिर को विष्णु देवता के नाम पर बनाया गया था, लेकिन बाद में जब कंबोडिया में रिलीजियस चेंजेस आया तो इस मंदिर को बौद्ध मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। वैसे कंबोडिया फेमस है शिनॉकविल सिटी के लिए भी, जहां पर बहुत चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, लेकिन चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जाने के बाद ये सिटी एक गोस्ट सिटी बनकर रह गया है। आपको मैं शिनॉकविल सिटी और अंकोर वाट टेम्पल ज़रूर दिखाऊंगा इसी टूर पर। आगे के सीरीज़ में आप ज़रूर देखते रहिए। तो हम लैंड कर चुके हैं कंबोडिया के नॉम फेन एयरपोर्ट पर, जो कि कंबोडिया के कैपिटल नॉम फेन सिटी में स्थित है। तो ऑफिशियली मैं आपको कंबोडिया में स्वागत करता हूं। कंबोडिया में हम पहुंच चुके हैं। कंबोडिया दोस्तों एक चीज़ के लिए बदनाम भी है और वो है यहाँ के किलिंग फील्ड, जहाँ पर लाखों लोगों को ब्रूटली मारा गया है। इसके बारे में आपको मैं इसी एपिसोड में ज़रूर दिखाऊंगा, आप ज़रूर देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों कंबोडिया पहुँच चुके हैं, सामान लेता हूँ, बाहर निकलता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो पहुँच गया कंबोडिया और पहुँचते ही शुरू हो गया प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो एडीएम है मेरा फॉरेस्ट कार्ड नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरे फॉरेस्ट कार्ड में एईडी है, दुबई दिराम है। यहाँ यूएसडी चाहिए और जहाँ पे मनी एक्सचेंज है वहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं ले रहे, वहाँ पे सिर्फ कुछ करेंसी लेते हैं, उसमें यूएसडी है और चाइनीज़ येन सब है, बट इंडियन करेंसी नहीं है। तो मैं मनी एक्सचेंज नहीं करा पा रहा हूँ। तो मंडे तक मेरे फॉरेस्ट कार्ड में यूएसडी नहीं आएगा
तो मैंने कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा, एक्सचेंज नहीं कर पाऊँगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, पर गुड थिंग इज़ मैं पहुँच गया हूँ और देखते हैं कि आगे क्या होता है। होटल जाके आपको मैं बाकी बताता हूँ। तो दोस्तों ये है कैम्बोडिया एयरपोर्ट का नज़ारा बाहर से। छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत नीट एंड क्लीन है। एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे लेफ्ट में ही आपको सारे एटीएम मशीन्स मिल जाएंगे। बाहर आप जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे साउथ ईस्ट कंट्री में पहुंच गए हैं। काफ़ी चौड़े रोड है, साफ़ सुथरा है। टेम्परेचर अराउंड 32-34 के आसपास है, जो कि बहुत ही प्लेजेंट है। हमने एयरपोर्ट से एक शटल कर लिया था और शटल कर हम निकल पड़े अपने होटल की ओर। तो दोस्तों पहुंच गया हूं अपने रूम पे और ये है मेरा रूम। बहुत थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम में रेडी होना है और लंच करने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जाएंगे एक म्यूजियम में और वहाँ पे शायद लंच करने का मौका मिले। 5 बजे हमारा पहला मीटिंग है। मैं एक ग्रुप डेलीगेशन के साथ आया हूँ। फिलहाल एक्सपीरियंस जो भी रहा अच्छा रहा। थाई एयरलाइंस बेटर था, थाई स्माइल का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट मैं ठीक ही कहूँगा, नो प्रॉब्लम, सब अच्छा गया। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने अपना बैग छोड़ दिया था एयरपोर्ट के अंदर और बाहर आ गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पास डॉलर नहीं था, तो मैं टेंशन में था। बात करते करते, डिस्कस करते करते बाहर आ गया। मैं अपना चेक इन बैग छोड़ के आ गया अंदर जहाँ पे रखा हुआ था। तो मैं भाग कर गया अंदर, तो लोगों ने मुझे रोक लिया कि आप एग्जिट से अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने उनको बताया, तो मुझे छोड़ दिए। आई एम श्योर कोई और एयरपोर्ट होता, इवन हमारा छोटा एयरपोर्ट अंडमान का होता, तो भी अंदर अलाउ नहीं करते। इन्होंने कर दिया, थैंक यू वेरी मच, बैग मिल गया। बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया था, बट एनी हाउ अंत भला तो सब भला। करेंसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि इंडियन एटीएम कार्ड चलता है यहाँ पे, ज़रा टैक्स कटता है। कोई बात नहीं, तो मुझे $100 मिल गया है। $100 यहाँ के लिए बहुत है, कुछ दिन काम चल जाएगा। मंडे तक मेरे फॉरेक्स कार्ड में USD आ जाएगा, तब देखता हूँ। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको देता हूँ रूम का एक छोटा सा टूर। रूम बहुत ही प्यारा दिया गया है, काफ़ी बड़ा है, बहुत स्पेशियस है, बहुत क्लीन है और बहुत ही वेल डेकोरेटेड है। आप देखेंगे तो रूम को बहुत सुंदर से डिज़ाइन किया गया है। बाथरूम भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे एमिनिटीज़ दिए गए हैं। Oh Cambodia, your tears are like the rain falling before the souls lost in endless pain. In the silence. तो अब हम जा रहे हैं एक जेनोसाइड म्यूजियम को देखने के लिए, जो कि पहले एक स्कूल था जिसे जेल बना दिया गया था पोल पॉट के राज्य में, और उस जेल में कई हजारों लोगों को मार दिया गया था। उस स्कूल को अब एक म्यूजियम बना दिया गया है, तो हम जा रहे हैं उस म्यूजियम की तरफ। Children's laughter disappeared, replaced by cries inside. Okay, so everyone, here is the last of 14 victims. We can say the last of 14 victims that was killed by the Khmer Rouge soldiers. We found most of them in the building A or the ground floor building B. दोस्तों ये जेनोसाइड म्यूजियम हमें एक ऐसे जेनोसाइड के बारे में बताता है जिसके विक्टिम फैमिली और पूरी कम्युनिटी आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रही है। ये जेनोसाइड हुआ था कंबोडिया में खैमर रूस सरकार के राज के दौरान। खैमर रूस के लीडर का नाम था पोल पॉट, जिसने 1975 से 1979 तक कंबोडिया में राज किया था। और ये 4 साल इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इन 4 सालों के दौरान दुनिया ने ऐसा नरसंहार देखा जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। इस म्यूजियम में उन लोगों के तस्वीर लगे हुए हैं जिनको इस जेल में मारा गया था। इनमें से बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान आदमी और औरत भी थे। और इस म्यूजियम में पोल पॉट के जो सैनिक हैं उनकी भी तस्वीरें लगे हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग कम एज के हैं, 14 से 20 साल के उम्र के बच्चे, जिन्हें बंदूक पकड़ा दिया गया था और लोगों पर राज करने के लिए उनको कहा गया था कि वो किसी को भी मार सकते हैं। पोल पॉट के शासन के दौरान लगभग 30 लाख लोगों की हत्या की गई। पोल पॉट का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों को या फिर ऐसे लोगों को जो आपसे आर्गूमेंट करे, इनको मार दिया जाए और देश को एक कृषि प्रधान देश बना दिया जाए ताकि लोग कंट्रोल में रहें। तो लोगों को घर से बाहर निकालकर खेती करने के लिए भेज दिया जाता था, जहाँ पे उनसे दिन रात मजदूरी कराया जाता था। जो लोग प्रोटेस्ट करते थे
या जो लोग पढ़े लिखे थे उनको सीधे तौर पे मार दिया जाता था। स्कूल्स कॉलेज बंद कर दिए गए थे और पूरी तरह से वहाँ सैन्य शासन लग गया था। दुख की बात यह है कि दुनिया के ज़्यादातर देश इस पूरे मामले में खामोश थे, क्योंकि सबका अपना अपना मतलब निकल रहा था। उस वक्त वियतनाम की लड़ाई भी चल रही थी और अमेरिका और वियतनाम और बाकी बहुत सारे कंट्री अपने अपने मतलब के लिए चुप थे। इस जेल में दोस्तों टॉर्चर करने के बहुत तरीके थे। लोगों को मारा पीटा जाता था या फिर खटिया से बांध कर रखा जाता था लोहे के शिकंजे में, और जब तक वो मर नहीं जाते उनको खाना पीना नहीं दिया जाता। कहीं कहीं उनको उल्टा लटका दिया जाता और उनके सर को डुबोया जाता ऐसे जार में जो ह्यूमन वेस्ट और खून से भरे होते थे। The leg up, head down inside a jar. But I want to tell you, this inside a jar is not water. What? PP number 2 and blood. Okay, so here is the survivor room, everyone. So who are in that room? Mr. Chomai. What is Chomai? The question you ask, how can they survive his life? He's not the soldier, but how can he survive his life? Chomai, he is very have one a special skill. He's like a mechanic. You know, he can fix very good up the computer typing. Yeah, we can say the chemical. इस जेल से दोस्तों भागना नामुमकिन था। हमने 7 ऐसे लोगों की तस्वीर देखे जो इस जेल से बच के निकले थे। उनमें से 2 आज भी जिंदा है, जिनसे हम मिले इस जेल में, जो आजकल यहीं रह बैठते हैं और इनके लिखे हुए किताबें लोग खरीदते हैं, जिससे इनके फैमिली को सपोर्ट मिलता है। जिनोसाइड म्यूज़ियम देखकर दिल बहुत दुखी हो गया। इसके बाद हम चल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन, जो कि किलिंग फील्ड है। वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों को गाड़ा गया है गड्ढों में। मास ग्रेव बना के लोगों को उसमें गाड़ दिया गया है और लोगों से ही खुदवाया गया था वो मास ग्रेव। ये जो आपको दिख रहा है ये है एंट्रेंस इस मास ग्रेव का। इसके अंदर मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ के अंदर। Here's the killing field map here. So the totally, you know, this at the killing field we are now, and we founding that in the year 1980. Yeah, but when we founding this killing field, we sold about 129 mass grave. Now less than 50 mass grave. They still keeping and show to all of you because. मेरे पीछे जो मीनार है ना, ये कोई ऐसा वैसा मीनार नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस मीनार पे ये जगह है, ये पूरे जगह पे सिर्फ कंकाल ही कंकाल है। लोगों के सर रखे हुए हैं और इतने सारे सर हैं कि आप पूरा दिन बिता लेंगे पर आप गिन नहीं पाएंगे। ये जो पूरा एरिया है ये एक मास ग्रेव एरिया है, जहाँ पे कई सारे मास ग्रेव मिले हैं और हर पीट में 200-300 लोगों को एक साथ गाड़ा गया मारने के बाद। किसी पीट में बॉडीज मिले हैं बिना सर के, किसी पीट में बॉडीज सिर्फ बच्चों के और औरतों के मिले हैं। किसी पीट को ऐसे बनाया गया है जहाँ पर जहर देके मारने के बाद लोगों को डाला गया है। आज तक इस जगह से बॉडी मिल रहा है, कपड़े बाहर आ रहे हैं, दांत हड्डियां बाहर आ रही है। ये पूरा एरिया घूमने के बाद ना अजीब सा लगता है और लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार इस तरह के लोग कर कैसे सकते हैं किसी के साथ। ये पूरा एरिया में जो लोगों को लाया जाता था, मारा जाता था, मारने के तरीके भी अलग अलग होते थे। रॉड से मारते थे, डंडे से मारते थे, गोली नहीं चलाते थे क्योंकि उनको सस्ता मर्डर चाहिए होता था। और इससे पहले हम जहाँ गए थे वहाँ पे प्रिजन था, वहाँ से लोगों को यहाँ लाया जाता था और यहाँ पर मार के मास ग्रेव में डाला जाता था। यहाँ तक कि वो जो गड्ढा खोदा जाता था ना, तो उनसे घुसाया जाता था और मारने के बाद उन्हें ही उसको डाल दिया जाता था। सिचुएशन आज भी बहुत सारे कंट्रीज में इतना ख़राब नहीं है, लेकिन डिक्टेटरशिप तो है। और जब डिक्टेटरशिप में पावर का नशा हो जाता है ना, तब नतीजा ये होता है। कंबोडिया की राजधानी आज सुबह हम पहुंचे करीबन 8 बजे। 2 रात से सो नहीं पाए, ट्रैवलिंग में थे, बहुत बुरी तरह से नींद आ रहा था। फिर प्लान बना कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ग्रेव साइट पे जाएंगे। सोना तो था पर इतना इम्पोर्टेंट जगह छोड़ नहीं सकते थे और यहाँ पे हम आ गए। लेकिन आना वेस्ट नहीं गया।
इतना ख़राब लग रहा है, लेकिन इतना कुछ जानने को मिला कि ये वर्थ लग रहा है। आप भी अगर आए कंबोडिया तो ज़रूर उस मास ग्रेव साइट में आइएगा। गाइड्स मिलते हैं जो आपको इजीली लेके आएंगे, आपको इजीली छोड़ जाएंगे और पूरे जगह पे आपको समझा जाएंगे क्या होता है। यहाँ पे ऑडियो गाइड भी मिलता है, जहाँ आपको ऑडियो गाइड के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। आप ईयरफोन लगाएंगे टिकट के साथ तो आपको सब कुछ जानने मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको बता दें कि इस बार हम कंबोडिया आए हैं एक रिपोर्टिंग टूर में लोअर मेकोंग रिवर के ऊपर स्टडी करने के लिए। इसे ऑर्गेनाइज किया है ईस्ट वेस्ट सेंटर मायामी यूएसए ने यूएस कॉन्सुलेट्स की मदद से। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। कल आपको लेके चलूँगा शुनॉकविल, एक ऐसी जगह जहाँ पे हेवी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आया था और उसके बाद उस एरिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया। अब उस सिटी को कहा जाता है द सिटी ऑफ गोस्ट बिल्डिंग्स। अगले वीडियो में दोस्तों ज़रूर जुड़िएगा, आपको नया कुछ जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैं स्क्रीन में दे दूंगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार। In the silence of the killing fields, their voices call our name. Remember us, and never let it be the same. Children's laughter disappeared, replaced by cries and sighs. Families torn apart under blood-red skies. The smart and the gentle, the faithful and the kind, vanished into shadows where no peace they could find. Oh Cambodia, your tears are like the rain, falling for the souls lost in endless pain. In the silence of the killing fields, their voices call our name. Remember us, and never let it be the same. By the banks of the Mekong, in the silent night, ghosts of those we lost gather in the light. They whisper